नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी के बहराइच हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ने कहा है कि 2 अभियुक्तों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों घायल हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अब तक 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनमें से 2 अभियुक्त मोहम्मद तालीम और मोहम्मद सरफराज की निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को खोजने गई थी। इनमें से 2 अभियुक्त मोहम्मद तालीम और मोहम्मद सरफराज की निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को खोजने गई थी, जो नेपाल बॉर्डर के पास नामपारा क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस जब गई तो जिस हथियार से हमला किया गया था उसे वहां लोडेड हालत में रखा गया था। उसके साथ एक और अवैध इन लोगों ने वहां छिपाया था। इनसे पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लग गई है और ये घायल हुए हैं। इनका उपचार पुलिस द्वारा करा दिया गया है। बहराइच एसपी ने कहा कि बाकी 3 अभियुक्त अब्दुल हमीद, उनके बेटे फहीम और मोहम्मद अफजल की गिरफ्तारी हुई है। इनसे मिली जानकारी के आधार पर और अभियुक्तों का भी हमारी टीम पता लगा रही है। यूपी के बहराइच में 2 समुदायों के बीच हिंसक विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई। एक युवक ने मुस्लिम के घर पर भगवा झंडा लहरा दिया। उस युवक की गोली लगने से मौत हुई। मौत के बाद भारत की गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया। सबसे तेज चैनलों ने तेजी दिखाई और कहा कि गोली लगने से मरने वाले हिंदू युवक के साथ बर्बरता की गई, उसे तमाम तरह की यातनाएं दी गईं, उसको बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़ लिए गए, तड़पा तड़पा कर मारा गया। इससे एक नैरेटिव गढ़ने में काफी मदद मिली, लेकिन अब बहराइच पुलिस ने ही गोदी मीडिया को तमाचा लगाया। पुलिस ने कहा कि युवक की मौत गोली लगने से हुई थी। उसके साथ क्रूरता किए जाने की बात को झूठी बताते हुए पुलिस ने इसे कुछ लोगों की अफवाह फैलाने की शरारत बताया। बहराइच पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगने से पाया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बाकी लोग भी आरोप लगाते रहे हैं और तथ्यों के साथ आने की बात भी करते हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा है कि बैलेट पेपर कांग्रेस 74 सीटों पर आ गई थी, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नॉनसेंस करार दिया। मगर यही आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन सीटों पर बैलेट पेपर पर आगे थी, 2 को छोड़कर सब जीत गई। कांग्रेस जिन सीटों पर बैलेट पेपर में आगे थी, आधी सीटें हार गई। उन्होंने इसके साथ ही एक सीट का खेल समझाया। साथ ही लिखा है, हरियाणा चुनाव में हुआ खेल चुनाव आयोग के आंकड़ों में ही है सबूत। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शेख हसीना पर जुलाई अगस्त के दौरान देश में हुए अपराधों में संलिप्त होने का आरोप है। 2 अलग अलग याचिकाओं के संदर्भ में शेख हसीना और ओबैदुल कादर समेत कुल 46 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर से पहले ट्राइब्यूनल के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी में होने वाले उपचुनावों में सीट बंटवारे को लेकर पार्टी की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने बयान दिया, मैं कल महाराष्ट्र जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारी कोशिश शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने की है। उन्होंने कहा कि हमने सीटें मांगी हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार हमारे 2 विधायक बने थे, तो इस बार हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी और हम इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। यूपी के उपचुनावों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को सवाल पर अखिलेश ने कहा कि इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक धार्मिक मामले में 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। दोनों ने एक मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि उनके ऐसा करने से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने का है, लेकिन अदालत की वेबसाइट पर इसे 15 अक्टूबर की रात को अपलोड किया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि मस्जिद में भगवान राम की प्रशंसा में नारे लगाने में कुछ गलत नहीं है। कुछ बड़े वकीलों ने अदालत के इस फैसले की आलोचना की है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के मामले में एक अभियुक्त को बेल देने के लिए उसे राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देने और महीने में 2 बार भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा। कोर्ट ने अभियुक्त से कहा कि वो मामले की सुनवाई खत्म होने तक भोपाल पुलिस थाने में तिरंगे को सलामी देने और महीने में 2 बार भारत माता की जय नारा लगाए। अभियुक्त फैसल और फैजान को मई में गिरफ्तार किया गया था। नागरिकता अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा। ये धारा असम में प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है। 17 अक्टूबर को CJI चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा कि ये धारा उन लोगों को नागरिकता देती है जो संवैधानिक और ठोस प्रावधानों के अंदर नहीं आते। 6A विधायी समाधान है। बता दें, असम अकॉर्ड के तहत ही नागरिकता अधिनियम में ये सेक्शन जोड़ा गया था। इसके तहत ये प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। CJI चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी जगह लेने की सिफारिश की। CJI कार्यालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को लिखे गए एक पत्र में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। बता दें, CJI चंद्रचूड़ 11 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। भारत कनाडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए और साथ ही कहा था कि भारत ने ऐसा करके बड़ी गलती कर दी। हालांकि ट्रूडो ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, सिर्फ खुफिया जानकारी थी। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा था कि स्पष्ट संकेत थे कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया था। ट्रूडो का यह बयान तब सामने आया जब दोनों देशों के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है, इतना कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निकाल दिया। ट्रूडो ने कहा कि उन्हें निज्जर वाले मामले में 5 आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली थी। बता दें, 5 आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या में शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार का तत्काल दृष्टिकोण भारतीय सरकार के साथ बातचीत करना था। भारतीय पक्ष ने सबूत मांगे और हमारा जवाब था, ठीक है, सबूत आपकी सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं, लेकिन भारतीय पक्ष ने सबूतों पर जोर दिया और उस समय ये मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, ना कि ठोस सबूत। इसलिए हमने कहा, ठीक है, चलो साथ मिलकर काम करते हैं और आपकी सुरक्षा सेवाओं पर गौर करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कनाडा जांच आयोग के सामने गवाही देने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने देर रात एक बयान में अपने रुख की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जो सुना है वो नई दिल्ली के लगातार रुख की पुष्टि करता है, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्या ने कहा कि एक हिंदू सांसद के तौर पर वो भी कनाडा में रह रहे हिंदुओं की चिंताओं को महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मेरे खिलाफ भी प्रदर्शन किया था। RCMP अधिकारियों की सुरक्षा में मैं एडमोंटन में एक हिंदू कार्यक्रम में शामिल हो सका था। हम कनाडा में लंबे समय से खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद की समस्या से अवगत हैं। चंद्रा आर्या ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि कनाडा के भीतर किसी भी देश की कोई भी कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करते हैं। कनाडाई होने के नाते हम नहीं चाहते कि कोई भी देश हमारे घरेलू मामलों में दखल दे। इसमें खालिस्तानी उग्रवाद से जुड़े मामले भी शामिल हैं। भारतीय मूल के सांसद ने कहा कि खालिस्तान एक कनाडाई समस्या है और इसे सही करना हमारी सरकार और कानून की जिम्मेदारी है। बिहार के सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में चल रही उच्च स्तरीय जांच की समीक्षा की है। मौतों के बारे में जानकारी देते हुए बिहार के DGP आलोक राज ने बताया, जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह एनकाउंटर मथुरा हाईवे पर हुआ। पुलिस ने जिस शूटर को गिरफ्तार किया है उसका नाम योगेश है। उसके पैर में गोली लगी है। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक
नादिर शाह की हत्या के मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। योगेश नादिर शाह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर था। इजरायली सेना IDF का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह बटालियन कमांडर को मार डाला। एक ऑपरेशन अपडेट में IDF का कहना है कि हुसैन मोहम्मद औदा कई शहरों से इजराइल पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार था। इजराइल के कान न्यूज आउटलेट के अनुसार लेबनान से उत्तरी इजराइल के ऊपर गलील क्षेत्र में लगभग 30 रॉकेट दागे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ रॉकेटों को रोक दिया गया है, जबकि बाकी खुले इलाके में गिरे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने यह घोषणा की है कि उसने जहां पर इजरायली सैनिक इकट्ठे थे उस सभा को निशाना बनाया है। हालांकि अब यह जानकारी नहीं आ रही है कि दोनों घटनाएं संबंधित हैं या नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम महज 46 रनों पर सिमट गई। बारिश से प्रभावित पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत का सबसे पहला विकेट कुल 9 रन पर रोहित शर्मा के रूप में ही गिरा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।